हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, जहाँ पर हम डायमेंशंस की बात करेंगे। अभी तक जो हम पढ़े थे उसमें हमने यूनिट्स के बारे में बात की, हमने साइंटिफिक नोटेशन और राउंड ऑफ रूल की बात की, और हमने कुछ बेसिक पढ़ा था कि जो बेस यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, जैसे एम, एल, टी। ये तीन मुख्यतः हम यूज़ करेंगे, और एक हम यूज़ करेंगे करंट के लिए ए। एम जो है ये डिनोट करता है आपके मास के लिए, एल लेंथ है और टी टाइम है, और ये जैसे हमने बताया ये करंट का है। ठीक है। सो बेसिकली हमें जो ये डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो सपोज़ करिए कल को मैं आऊँ और बोलूँ कि चलो मैंने एक नया फार्मूला बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वो फार्मूला सही है या नहीं, उसका जो फर्स्ट चेक पॉइंट होता है वो होता है कि डायमेंशनली वो फार्मूला करेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता। मैं बोलूँ क्यों नहीं होता? तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि देखो, जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो एम एल टी माइनस टू होता है, लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशन होगा वो एम का एम होगा, और वेलोसिटी को जो है हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यानी ये डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ का हुआ, और ये एस टाइम का हुआ, तो टी माइनस वन, तो इसका हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। सो और इसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी फॉर्मूले को चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक फ़नी एग्जांपल है कि मेरे मास्टर्स के टाइम पर एक क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में, और थोड़ा सा मतलब पेपर हार्ड था बेसिकली, और वो क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा सा था, और फिर उसके सब पार्ट्स थे। सो बेसिकली वो 17 या 16 नंबर का क्वेश्चन था, और वो उसी यूनिट से आया था जो मैं पढ़ के गया था। अब उसी क्वेश्चन के भरोसे पास होना था, है ना, क्योंकि मास्टर्स वगैरह में तो यही करते हैं, वही यूनिट पढ़ के जाते हैं और पास होने भर का ही पढ़ते हैं। सो बेसिकली वो 17 नंबर नहीं, वो मेरे पासिंग मार्क्स थे उस पेपर में, जो कि दांव पर लगे थे। और जो क्वेश्चन आया था उसमें आइंस्टीन का जो आइंस्टीन का जो एनर्जी रिलेशन है वो लिखा हुआ था रिलेटिविस्टिक फॉर्म में, जैसा कि हम सब बचपन में सुने हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर। सो बेसिकली ये होता है ई इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट यानी कि यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये रेस्ट मास है फोटोन का, ठीक है। रेस्ट मास मतलब कि यहाँ पे मूविंग नहीं है, बेसिकली कोई भी उसका फोटोन के पास मोमेंटम नहीं है या फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। सो ये फार्मूला तब के लिए वैलिड है। लेकिन सपोज करो अगर वो जो फोटोन है आपका वो उसकी वेलोसिटी हो और वो कंपेरेबल हो सी के, अगर सी के कंपेरेबल नहीं है तो हम वी को लगभग जीरो मान लेते हैं और ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन मान लो कि वो अगर सी के कंपेरेबल हो तो ये फार्मूला चेंज हो जाता है, और ये फार्मूला चेंज होकर बन जाता है ई स्क्वायर सॉरी ई इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। और इसको यहाँ पे एक स्क्वायर रहता है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, और यहाँ पे 2 ये स्क्वायर हटेगा और ये स्क्वायर हटेगा। सो बेसिकली जो रिलेटिविस्टिक फार्मूला है वो कुछ इस फॉर्म में है कि ई बराबर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 2 प्लस पी सी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में था उसमें था कि ये ई को कुछ इधर उधर किए थे और एम को ई अपॉन एम करके यहाँ पे कुछ बड़ा सा बनाए थे। सो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसे 10-15 मिनट दिमाग लगाने के बाद हो नहीं रहा था। सो बस ऐसे ही हमने देखा कि इसका जो ये डायमेंशन है वो मैच नहीं कर रहा है, एल का जो डायमेंशन है वो आर से मैच नहीं कर रहा है। सो हमने क्या किया कि ठीक है, पेपर ख़त्म हो गया और सब दुखी थे कि फेल हो जाएंगे ये वो। फिर फाइनली जब हमने ये देखा तो हम गए सर के पास, बोले कि सर ये मतलब शायद टाइपो है और इसकी वजह से पूरा आता था सर, लेकिन कुछ नहीं हुआ ये वो। फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, जिससे मतलब पासिंग मार्क्स कम हुआ, और फिर हम सब बेसिकली काफ़ी बच्चों का भला हो गया, और इवेंचुअली मेरा भी भला हो गया था उसमें। सो बेसिकली इतना ज़्यादा काम आ सकता है आपके डायमेंशनल एनालिसिस पास होने से लेकर अच्छे नंबर आने में। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मेजर एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, इसमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। अब ये सही है या गलत, ये कौन बताएगा? तो उसके लिए हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे। v क्या होता है? v होता है आपका डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ में मेजर करते हैं और टाइम को t से। सो ये हुआ LHS का जो है डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसका और इसका दोनों का अलग अलग जो डायमेंशन है वो इसके बराबर आना चाहिए। सो ये v है, ये u है, u भी स्पीड ही हम जानते हैं, तो इसका तो बराबर हो गया, इसका भी यही होगा। अब हम देखेंगे AT का। A क्या होता है? A होता है आपका वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, और इंटू टी लिखा हुआ है, तो ये टी से टी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा वेलोसिटी। तो मतलब ये तीनों वेलोसिटी के ही टर्म है, तो तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा, और वो ये होगा। तो यानी कि पहला जो फॉर्मूला था न्यूटन का, पहला जो इक्वेशन था वो एकदम सही था, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ये नंबर्स हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं। इसको आप रखिए या ना रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इसको हम डायमेंशन की बात करेंगे तो इसको लिख देंगे एस टी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब हम वापस से देखेंगे S क्या है? S जो है वो L का डायमेंशन है ना, लेंथ। S मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ हम लिखते हैं। U क्या होता है? U इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज़
डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और यहाँ पे ऑलरेडी टी से मल्टीप्लाइड है तो ये कट जाएगा। इसका भी जो डायमेंशन आया वो क्या आया, डिस्प्लेसमेंट का ही आया, जो कि एल का ही डायमेंशन आया, सही है। अब हम यहाँ देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये हो जाएगा डी अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पे एक टी स्क्वायर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में है तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन क्या आया, इसी के बराबर आया। सो बेसिकली अपना ये फॉर्मूला भी क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक है। सो बेसिकली हम ऐसे चेक करते हैं कि कोई भी फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब जो थर्ड अपना इक्वेशन ऑफ मोशन है वो चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं सही है। सो बेसिकली देखिए कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होता है कि जो थर्ड इक्वेशन है उसमें कि कैसे लिखें, या फिर सपोज करिए मान लीजिए मैं लिख दिया कि जो अपना थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस, ठीक है, 2a² एस। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही होना चाहिए, लेकिन चलो अब इसका चेक कर लेते हैं कि सही लिखे हैं कि नहीं। तो वी स्क्वायर मतलब क्या है, हम फिर से जानते हैं कि वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, राइट। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ है तो एल और टी माइनस, ये एल टी माइनस हो जाएगा एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक। तो अपना जो आरएचएस के दोनों टर्म है उनका डायमेंशन यही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है ऑब्वियसली, तो ये ये स्क्वायर और ये -2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब क्या होगा कि यू स्क्वायर है तो यू का भी डायमेंशन सेम होगा क्योंकि वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। लेकिन ये जो टर्म है और इसको देखते हैं, 2 तो ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। जैसे एवोगैड्रो नंबर है, ये भी डायमेंशनलेस हो गया। तो जितने भी ऐसे आपके यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस है बेसिकली। अब ए स्क्वायर एस का जो टर्म है, ए को आप क्या लिखते हैं, ए इज नथिंग बट वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ऑब्वियसली। सो अब वी को कैसे लिखेंगे आप, वी को लिखेंगे डी अपॉन टी, तो ये हो गया डी अपॉन टी स्क्वायर, और एक स्क्वायर यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये डी स्क्वायर टी रेज टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। और एस का जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी हम जानते हैं कि एस मतलब लेंथ, तो वो एल का ही डायमेंशन होगा। सो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ये डिस्टेंस यानी ये लेंथ, तो ये हो गया एल का क्यूब, एक एल ये था और यहाँ से एल 2 आया, और टी की पावर -4, ये तो ये बन गया। तो बेसिकली जबकि बनना ये चाहिए था, बन ये गया। तो कहीं ना कहीं हम इसमें कुछ गलत कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको अपना एनसीईआरटी की बुक खोल के देखनी पड़ेगी कि भाई क्या गलत लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको सही लिखने की कोशिश करेंगे। हमें पता चल गया कि हम गलत लिख रहे थे, ठीक है। तो अब हमारे नंबर इवेंचुअली नहीं कटेंगे, हम होशियार हैं। तो फिर हम जब बुक में देखते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as रहता है, यहाँ स्क्वायर का टर्म नहीं रहता है। अब लेकिन एक बार गलती हो गई थी तो फिर से गलती हो सकती है, तो एक बार इसको भी देख लेना चाहिए। तो हमने वी स्क्वायर का देखा, वी इज़ नथिंग बट, एक बार फिर से कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, तो एल t-1 ये बन गया। अब इन दोनों का अलग अलग से बराबर होना चाहिए, सिंस ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी का तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन ये टर्म इंपॉर्टेंट है जिसमें हम जानते हैं कि डायमेंशनलेस है 2, तो इसको हटा देते हैं, बचा सिर्फ ए एस, एस इज नथिंग बट लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट, तो उसका एल हो जाएगा, पहले से बचा के रखते हैं। अब ए टर्म है जिस पे हमें थोड़ा सा काम करना है, दैट इज नथिंग बट चेंज इन द वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी को हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर एक बार और टाइम होता है ना, v इक्वल्स टू डी बाई टी, तो टी नीचे जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट उसको एल से डिनोट करते हैं, एक एल यहाँ पे ऑलरेडी था, तो ये क्या बन गया, एल स्क्वायर t-2 है ना, जो कि यहाँ पे है एल स्क्वायर और t-2 क्योंकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। सो बेसिकली हम LHS और RHS पे सेम डायमेंशन देखें, मतलब ये जो फॉर्मूला है अब हमने सही लिखा है। पहले हम क्या कर रहे थे, गलत लिख रहे थे, पहले हम एक के आगे स्क्वायर लगा रहे थे। तो बेसिकली ऐसे हम समझते हैं कि जो भी क्वांटिटी हम इक्वेशन बना रहे हैं बेसिकली किसी भी क्वांटिटी के लिए, वो सही है कि नहीं सही है। करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला इज़ द वन ऑफ मेन यूज़ ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। सो अब इसी के साथ जो है हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और फिर आई होप यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और आप आगे थोड़ा सा क्वेश्चंस करिएगा, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसके लिए एक डेडिकेटेड एक 5 मिनट 6 मिनट का या 2-3 मिनट के अंदर भी कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सॉल्व कर पाएँ या सॉल्यूशन दे पाएँ। चलते चलते एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है बढ़िया सा, वो देख लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1.3 है, जिसमें वो कहते हैं कि लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन, और इक्वेशन है हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh, where m is the mass of the body, v is the velocity, g is the acceleration due to gravity and h the height. Check whether this equation is dimensionally correct or not. ठीक है। सो बेसिकली इस इक्वेशन को देख के हमें क्या समझ में आता है, इस इक्वेशन को देख के हमें सबसे पहले जो समझ में आता है वो आता है कि ये हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी का है, ये mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट है ना। ये हम ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन वाले, या फिर ये तो हम बचपन से ही जानते होंगे ना कि अगर इसको हम रेफरेंस माने और h हाइट पे कोई बॉल हम ले जाएं तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो mgh होती है, ठीक है। और जब हम इसे छोड़ते हैं और हाइट कम होने लगती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगता है। तो
हाफ एम वी स्क्वायर, और किसी भी एक पॉइंट पे हम जो है देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो इसका एम जी एच होगा, नया वाला एम जी एच डैश होगा, और इस पे जो हाफ एम वी डैश स्क्वायर होगा उसका समेशन जो होगा वो बराबर आएगा इस पॉइंट पे जो एनर्जी थी इसकी, यानी एम जी एच थी, इन अ वैक्यूम ऑब्वियसली, जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। खैर, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, जो हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच है, इसका हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना है, राइट। सो सबसे पहले हम एल एच एस पे देखेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर का तो हाफ हम बता ही चुके हैं, डायमेंशनलेस होगा, इसको हटा देते हैं, बचा एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास, मास को एम से डिनोट करते हैं। हमने वी स्क्वायर का भी पीछे ही देखा है कि वी स्क्वायर को लिखने के लिए हम डी ओवर टी स्क्वायर करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट को हम जो है एल से डिनोट करते हैं, लेंथ से, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर माइनस 2, ये जो है अपना एल एच एस का जो डायमेंशन है वो बन जाएगा। अब हमें आर एच एस का डायमेंशन देखना पड़ेगा, तो आर एच एस का डायमेंशन के लिए भी एम है, एम को हम एम से डिनोट करेंगे, मास, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी से हो चाहे नॉर्मल हो भाई, उसका तो रहेगा वही एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन रहेगा, क्यों, और वो होता है अपना वेलोसिटी ओवर टाइम। तो अगर वेलोसिटी का जो है आपका डी अपॉन टी आया है, तो एक्सेलरेशन का डी अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एल टी माइनस 2 आएगा आपके एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एम एल टी माइनस 2 आया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। और हाइट क्या है, हाइट इज नथिंग बट अगेन द फैक्टर ऑफ डिस्टेंस, है ना, तो एल, तो हाइट क्या है, एक बार फिर से एल है, तो वापस से क्या होगा, ये एल जो है इसमें मल्टीप्लाई होकर ये एल स्क्वायर बना लेगा, और फिर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो बेसिकली एल एच एस बराबर आर एच एस है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है या जो फॉर्मूला आपका ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, और दोनों ही एनर्जी के जो है फॉर्मूले हैं, तो इनका करेक्ट होना बनता भी है ना, कि दोनों एनर्जी है तो दोनों का डायमेंशन तो सेम ही होना चाहिए ना भाई। जैसे कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ अ कार और वेलोसिटी ऑफ अ बाइसिकल का डायमेंशन सेम होना चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ अ रोड एंड योर हाइट, है ना, दोनों का डायमेंशन बेसिकली सेम होना चाहिए। सो ऑल दीज वर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशंस। आई होप थोड़ा सा आपको ईजी लगा होगा या समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगला जो चैप्टर लेके आएंगे हम वो बेसिकली काइनेमेटिक्स से शुरू करेंगे, और जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझ के ख़त्म कर लें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।